Hello students, how are you all? I hope you all are fit and fine. Welcome back to Social Studies class. In our today's Social Studies class, we are going to continue History Chapter 2, Kings and Kingdom. In the previous part of this chapter, we studied about the emergence of kingdoms, how kingdoms emerged in the early medieval period. We also studied about main kingdoms of Indian subcontinent. They were Cholas, they were Jahamanas, they were Palas, right? They were Rashtrakutas and Gurjar Pratiharas. तो हमने इन सब के बारे में पढ़ा था. तो इनमें से जो तीन मेन किंगडम्स थे, कौन कौन से थे? यस, गुर्जर प्रतिहारास, राष्ट्रकूटास और पालास. इन तीनों के बीच में पावर स्ट्रगल था. पावर स्ट्रगल था टू कैप्चर, टू कंट्रोल कन्नौज. ठीक है, जो गंगा वैली में जो रीजन था उसको कंट्रोल करने के लिए इनके बीच में अक्सर कॉन्फ्लिक्ट हुआ करते थे, फाइट हुआ करती थी. सो दिस स्ट्रगल इज कॉल्ड ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल, राइट? So in this our today's video we are going to continue chapter 2 and we are going to cover the topics administration, administrative structure in the early medieval period. We are going to continue daily life of people and occupation, right? Trade. We are going to cover the invasion of Turks and Cholas in the southern India. इतना हम कवर करने वाले हैं. थोड़े से हाइलाइट्स आपको दे देती हूँ. एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में जो अलग अलग पोजीशंस थी, ठीक है, तो किंग के नीचे कौन कौन सी पोजीशंस थी? किंग ही मेन अथॉरिटी था, ठीक है. किंग ही पावरफुल लीडर हम बोल सकते था. ही यूज्ड टू हैव द कंट्रोल ओवर आर्मी एज वेल एज ऑन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है. और जो पूरा टेरिटरी था उसका डिवीजन किया हुआ था. पूरी टेरिटरी है उसको प्रोविंसेस में, सूबास में उनको डिवाइड किया था. प्रोविंसेस को फर्दर डिवाइड किया था डिस्ट्रिक्ट्स में और डिस्ट्रिक्ट को डिवाइड किया हुआ था सिटीज में, ठीक है. तो बहुत डिवीजन किया हुआ था और हर एक डिवीजन है वो सामंता यानी कि फ्यूडल लॉर्ड्स को सौंपा हुआ था. फ्यूडल लॉर्ड्स क्या करते हैं? फ्यूडल लॉर्ड्स है वो टैक्स कलेक्ट करते हैं और अपनी सैलरी लेते हैं. जो सैलरी उनको टैक्स मिलती है उसमें से वो अपनी सैलरी लेते हैं और किंग को कुछ ना कुछ देते हैं. किंग को भी रेवेन्यू देते हैं. ग्रेजुअली क्या हुआ? ये सामंता से बहुत पावरफुल बनते गए. दे गेन्ड मच वेल्थ एंड देन दे डिसाइडेड नॉट टू बी इन कंट्रोल ऑफ द किंग. तो कुछ किंगडम्स है वो इसी वजह से भी फॉर्म हुए थे, राइट? अभी एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में आर्मी के बारे में अगर बात करें तो किंग की खुद की भी आर्मी थी एज वेल एज जो सामंतास थे उनकी भी हेड किंग को मिलती थी. सामंतास थे वो भी अपने सोल्जर्स मेंटेन करते थे. उसके बाद अगर हम बात करें डेली लाइफ ऑफ पीपल की, तो हाउ वाज द लाइफस्टाइल ऑफ पीपल, राइट? दैट वी आर गोइंग टू स्टडी. अगेन ऑक्यूपेशन एंड ट्रेड. क्या क्या लोगों के ऑक्यूपेशंस रहे थे और कौन सी चीजों में ट्रेडिंग होती थी, ठीक है. मेडिटेरियन में, चाइना में कुछ चीजें एक्सपोर्ट होती थी और कुछ कहीं से बाहर से इंपोर्ट होती थी. तो प्रीशियस स्टोन्स है वो इंपोर्ट होते थे, हॉर्सेस इंपोर्ट होते थे. उसके अलावा एक्सपोर्ट क्या होता था? स्पाइसेस, राइट? स्पाइसेस एंड टेक्सटाइल यूज्ड टू बी एक्सपोर्टेड. तो काफी चीजें इंपोर्ट होती थी और काफी चीजें एक्सपोर्ट होती थी और ट्रेड होता था, ठीक है. और पूरी एसोसिएशन थी मर्चेंट्स की जो कि ये सब कुछ मेंटेन करते थे. और काफी कास्ट भी थी. कास्ट सिस्टम वाज आल्सो देयर. तो राजपूत से वो क्षत्रिय कास्ट को बिलोंग करते थे और वही राजपूत वॉरियर्स थे, ओके. उसके अलावा ब्राह्मण्स दे यूज्ड टू डू द रिलीजियस प्रैक्टिसेस, ओके. एंड तो ब्राह्मण्स और क्षत्रियस दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट थे. उसके बाद जो दूसरे थे, ठीक है, वैश्यस और वो सब वो ट्रेडिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करते थे, ओके. तो ये सारा उनका ऑक्यूपेशन या
अटैक किया। वो अक्सर लूटने आते थे, हमारे जो इम्पोर्टेंट वेल्थी टेम्पल्स थे उनको उन्होंने बहुत लूटा। हमें पता है कि मोहम्मद गजनी है, उन्होंने मथुरा, सोमनाथ, काफी ऐसे टेम्पल्स थे जो बहुत ही वेल्थी थे, उनको ही रेडेड दैट टेम्पल्स, ही लूटेड, ही प्लंडर्ड, राइट। और उसके बाद हमने ये भी पढ़ा कि उसके बाद जो मोहम्मद घोरी है ऑफ घोर डायनेस्टी, he came to India and he started establishing his rule. मोहम्मद घोरी को अपना रूल एस्टैब्लिश करना था, मोहम्मद गजनी को सिर्फ लूटना था, राइट। तो मोहम्मद गजनी लूटते थे, बट उसके बाद मोहम्मद गजनी के साथ मोहम्मद घोरी का कॉन्फ्लिक्ट हो गया और मोहम्मद घोरी he wanted to establish his rule in the Indian subcontinent. So he left out some slaves who conducted his rule. ठीक है, उसने कुछ स्लेव्स को अपॉइंट किया था, मतलब कि कुछ मिनिस्टर्स को यहाँ पर रखा था और वो मिनिस्टर ही यहाँ का सब कुछ कंट्रोल करते थे। धीरे धीरे क्या हुआ, जब मोहम्मद घोरी जब डेथ उसकी हो गई, तब यहाँ के जो स्लेव्स थे उन्होंने अपने आप को सुल्तान डिक्लेयर कर दिया और यहीं से दिल्ली सल्तनत शुरू हुई। ठीक है, जो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो दैट इज अनदर थिंग दैट वी विल स्टडी इन नेक्स्ट चैप्टर। सो हाउ टर्क्स इन्वेडेड इंडिया। ठीक है, पहले मोहम्मद गजनी ने प्लंडर्ड, ही लूटेड एंड देन मोहम्मद घोरी ने यहाँ पर अपना रूल एस्टैब्लिश किया। उसके बाद चोलास इन द साउदर्न इंडिया। चोलास वाज वेरी इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल किंगडम ऑफ साउदर्न इंडिया। ठीक है, तो चोलास है वो कैसे इमर्ज हुए, चोलास में कौन कौन से इंपॉर्टेंट रूलर्स थे, राजा राजावन एंड राजेंद्र चोला। ठीक है, उन्होंने क्या क्या उन्होंने कंस्ट्रक्ट करवाया, बहुत अच्छे टेम्पल्स कंस्ट्रक्ट करवाए और उनकी टेरिटरी उन्होंने कैसे एक्सपांड की। ठीक है, वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। उसके अलावा चोला पीरियड के आर्ट और क्राफ्ट के बारे में भी पढ़ेंगे। उनके ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड बहुत ही फेमस है, वो भी हम सब कुछ इसमें पढ़ेंगे। और धीरे धीरे फिर चोलास कैसे डिक्लाइन हुए। ठीक है, न्यू जो किंगडम्स थे वो कैसे एस्टैब्लिश हुए, न्यू किंगडम्स लाइक पंड्यास, राइट। सो चालुक्यास, ये सारे कैसे एस्टैब्लिश हुए ये भी हम पढ़ेंगे। सो वी आर गोइंग टू कवर एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, डेली लाइफ, ऑक्यूपेशन एंड ट्रेड, the invasion of Turks and Cholas in the southern India. So let's read it from your book. Let's continue with our today's topic, administrative structure in the early medieval period. Central administration means the administration was controlled from the center. Okay, king had expanded territory and king had total control on his territory. The king and the council of ministers. The king was either called Param Bhatrak or Maharajadhiraj, means the kings of the kings and the lords of the kings. As a sign of respect, king was respected. King was either called Param Bhatrak or Maharajadhiraj. He had complete dominance, complete control over administration as well as army. तो एडमिनिस्ट्रेशन यानी पूरा मैनेजमेंट होता है, पूरा कंट्रोल, पूरा हैंडलिंग है वो किंग के पावर्स में था और आर्मी भी किंग के पावर में थी. He was the commander in chief of the military force. Okay, he was commander in chief. He was Mahasenapati, means he was the person who can give the commands to the military force, to the soldiers. Okay, some of the important positions of this time were as follows. कोई position, कोई post बहुत important थी. वो थी महामंत्री, called chief minister of the king, भांडागरिका, officer of government store, संधि विग्रहिका, called foreign minister. Okay, कोटपाल took care of the forts, okay, of the palaces. Akshapatalika, collection of revenue. Mahapratihara was the royal guard of the royal palace.
Senapati was the commander of the military forces. The Raj Purohit was the royal religious ceremony. Raj Purohit took care of the royal religious ceremonies and carried them out. Raj Purohit was a Maharaj, we can say that was royal Maharaj who used to work for the king and king's family and who used to take care everything about the royal ceremonies. Okay. Provincial administration. Provincial administration means the territory was divided into parts. Okay, so the kingdom was divided into provinces or administrative convenience. For administrative convenience. Okay, for easy administration, king divided his kingdom into small parts called provinces. Provinces or bhuktis were under the control of governors. और इसकी ड्यूटी किसको दी थी किंग ने? गवर्नर्स को. The provinces were subdivided. The provinces were further divided into parts called districts or vishyas. Okay, it were divided into parts called vishyas, which were under the control of Vishyapati. Each Vishya comprised many villages. और एक एक विषया एक एक सब डिविजन में भी बहुत सारे विलेजेस थे. Village administration was headed by Grampati. Okay, Grampati. Feudal lords. Okay, feudal lords were very important. The rulers often gave land grants to feudal lords. ठीक है, रूलर है वो बहुत अक्सर ही लैंड ग्रांट देता था, लैंड देता था फ्यूडल लॉर्ड्स को एंड इंस्टेड ऑफ देयर सैलरी. ओके, फ्यूडल लॉर्ड्स क्या करते थे? उस लैंड का ध्यान रखते थे और वहाँ पर टैक्सेस कलेक्ट करते थे और उनमें से वो अपनी सैलरी रखते थे और उसका कुछ पार्ट है वो किंग को देते थे. कुछ गिफ्ट या कुछ पार्ट रेवेन्यू किंग को देते थे. These lords had the right to collect the revenue, had the right to collect the taxes from the land, keeping a portion as their salary. कुछ पार्ट वो अपने पास रखते थे एंड रेस्ट दे हैड टू गिव टू द रॉयल ट्रेजरी, यानी कि रॉयल खजाने में उनको देना पड़ता था. फ्यूडल लॉर्ड्स और भोजपतीज लेटर ऑन बिकेम मोर पावरफुल, पर धीरे धीरे ये बहुत पावरफुल हुए. ओके, विथ टाइम दे बिकेम रिच एंड पावरफुल एंड दे वर द पावरफुल वंस. लेटर दे declined the power of king. Okay, they refused to be under control of king. The rulers of defeated territories were also allowed to remain as vassals. तो जो भी टेरिटरी के किंग को ये वाले किंग हरा देते थे, मतलब कि जो किंग वॉर में हार जाते थे, वैसे हारे हुए किंग को भी ये जो जीता हुआ किंग है वो समानता बनाता था. ओके, दे वर ऑल्सो अलाउड टू रिमेन एज वसल्स. दे वर नोन एज समानतास. ओके, इसको क्या बोलते हैं? समानतास. द भोजपतीज एंड द समानतास हैड टू पे रेवेन्यू एंड ट्रिब्यूट टू द किंग. उनको कुछ ना कुछ पे करना पड़ता था. दे ऑल्सो प्रोवाइडेड ट्रूप्स फॉर द आर्मी. उनके पास एक बड़ा सा ग्रुप था और वो जो है वो ट्रेंड ग्रुप था. सो दे ऑल्सो प्रोवाइडेड ट्रूप्स फॉर द आर्मी. The army is very important, right? All the kingdoms had their own powerful army, but at times they would depend on Samanta. ठीक है,
the king used to depend on Samantha sometimes for the military support. Okay, and sometimes the king had to depend on Samanthas as well as to provide them with arms and soldiers. A well-trained cavalry, elephants and chariots were part of a vigorous military force. तो इनके पास जो सेनापति थे, राइट, बहुत सारे इनके पास सोल्जर्स थे. वो सोल्जर्स कैसे थे? दे could fight at the ground level also, and they could fight sitting on the horse or on elephants also. And rath, chariot means रथ पर भी वो रथ पर से भी युद्ध कर सकते थे. So the infantry was well skilled in battle and hence a significant part of the military force. तो मिलिट्री फोर्स बहुत ही अच्छा होता था. उसके अलावा किंग है वो काफ़ी बार समानता की मदद भी लेते थे. डेली लाइफ ऑफ द पीपल. Social life was based mainly on the caste system as well as it was very important for the Rajputs. They were Kshatriyas and so had to maintain the duties of warrior. ठीक है, कास्ट सिस्टम था. क्षत्रिय जो थे वॉरियर्स थे. ठीक है, क्षत्रिय को अपना प्रोटेक्शन देना पड़ता था. क्षत्रिय वर वॉरियर्स and were considered to be the highest among all classes. तो ब्राह्मण्स जो कि ब्राह्मण्स होते हैं और क्षत्रिय, इन दोनों को बहुत ही हाईएस्ट माना जाता था. द सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ ऑफ कॉमन पीपल वॉज कंट्रोल्ड बाय देम. और ब्राह्मण्स और क्षत्रिय ही सब लोगों के सब लोग उनके अंडर में ही थे. ओके, ब्राह्मण्स और क्षत्रिय के अंडर में ही वो लोग सब थे और उनको इन लोगों का मानना पड़ता था. द कायाशतास हु परफॉर्म्ड क्लरिकल जॉब्स बिकेम क्वाइट डिस्टिंग्विश्ड. द वैश्यास और मर्चेंट्स टुक अप द एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन. तो शयताज है वो क्या करते थे? क्लरिकल जॉब. और वैश्यास या तो मर्चेंट्स जो कि ट्रेडर्स थे वो एडमिनिस्ट्रेशन करते थे. अल बराउनी इन तहकीक हिंद मेंशंस अबाउट द रिजिडिटी ऑफ कास्ट सिस्टम. तो एक अल बराउनी एक ट्रैवलर्स अकाउंट है, तहकीक हिंद, जिसमें ये रिजिड कास्ट सिस्टम के बारे में लिखा हुआ है. The position of women in early medieval society was not high as sati. ठीक है, तो जो पोजीशन थी वुमन की वो बहुत ही कम थी. ठीक है, वुमन की रिस्पेक्ट, वुमन को इक्वालिटी नहीं मिलती थी. सो इट वॉज वेरी लेस. ओके, इमोलेशन ऑफ द विडो इन द फ्यूनरल पे ऑफ द हस्बैंड. सती सिस्टम भी था, चाइल्ड मैरिज था और पॉलीगैमी था. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलीगैमी? पॉलीगैमी मीन्स मल्टीपल मैरिज. King used to have multiple wives. Okay, so polygamy were practiced and the women of royal families and Kshatriya families could sometimes choose their own husband. तो क्षत्रिय या तो रॉयल फैमिली की जो लड़की बेटियां थी वो कभी कभी अपना हस्बैंड खुद चूज कर सकती थी. दैट वॉज कॉल्ड स्वयंवर. स्वयं मीन्स सेल्फ, वर मीन्स हस्बैंड, मीन्स टू चूज दी husband alone, all on their own self. Okay, women from other caste had no such freedom. पर कॉमन वुमन थी, दूसरे कास्ट की थी, उनके पास कोई ऐसी फ्रीडम नहीं थी. ऑक्यूपेशन एंड ट्रेड. ठीक है, लोगों के क्या ऑक्यूपेशन थे और ट्रेडिंग किस प्रोडक्ट्स में या किस गुड्स की ट्रेडिंग होती थी. People during this time mainly formed an agrarian community. Agrarian, okay, तो एग्रीकल्चर, लोग बहुत एग्रीकल्चर
प्रैक्टिस करते थे, राइट. दे वर डूइंग एग्रीकल्चर, वेयर द विलेज कम्युनिटीज एज वेल एज हेडमैन ऑफ द विलेज. ठीक है, तो हेडमैन यानी सरपंच, और जो हेड होता है विलेज का, और जो भी विलेज मेंबर्स थे वो सारे ही क्या करते थे, एग्रीकल्चर. एंड विलेज हेडमैन प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल. ट्रेड फ्लरिश्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड. ट्रेड होता था. ओके, ट्रेड रिलेशन एग्जिस्टेड विथ साउथ ईस्ट एशिया, द वेस्टर्न वर्ल्ड एंड द मेडिटेरियन एंड चाइना. तो ट्रेड रिलेशन किसके साथ थे, साउथ ईस्ट एशिया, वेस्टर्न वर्ल्ड, मेडिटेरियन and China, while precious stone, textile and spices were exported. ठीक है, precious stone, textile और spice वो हम export करते थे. metals, stones and horses were imported. तो आपको याद रखना है which things we imported and which things we exported. merchants used the kingdoms of northern India and southern India. Okay, while merchants used to visit countries of Middle East and West East. Trade relations also existed between the kingdoms of northern India and southern India. Merchants operated through shrenis. Shrenis क्या है, shrenis means association. Okay, association of traders or merchants. There were many kinds of coins in circulation. Okay, currency में coins बहुत सारे थे. Since different kings issued different kinds of coins, दूसरे king अलग अलग king के coins भी अलग अलग थे. ओके, ड्यूरिंग their respective reigns, यानी कि उनके रूलिंग पीरियड में उन्होंने अलग अलग कॉइन्स अलग अलग रूलर ने बनवाए हुए थे. इन्वेजन ऑफ द टर्क्स. ठीक है, मोहम्मद ऑफ गजनी. ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट फेमस रूलर्स ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट. मोहम्मद गजनी है वो बहुत ही फेमस था. दिस टर्किश रूलर अंडरटुक 17 expeditions. So he came 17 times he came and he looted Indian subcontinent between 1000 and 1027th century. Okay, common era, during which he plundered several parts of India to acquire country's wealth. India was very wealthy at that time, and he looted the temple cities of Mathura, Kannauj, Dhaneshwar, Somnath. Okay, because these temples had immense amount of wealth. Wealthy temples थी. ठीक है, तो वहाँ से ये लूटने आया था. ओके, टेम्पल्स को. विथ दिस प्लंडर्ड वेल्थ, और इन पैसों से ही क्रिएटेड अ ब्यूटिफुल सिटी इन गजनी. ठीक है, एक सिटी उसने बनवाई गजनी इन कंटेम्प्ररी अफगानिस्तान. सम ऑफ द नोटेबल स्कॉलर्स ऑफ हिज कोर्ट वर फिरदौसी एंड अल-बरौनी. ठीक है, तो आपको पता चला अल-बरौनी किसका स्कॉलर था, स्कॉलर ऑफ मोहम्मद गजनी. मोहम्मद ऑफ गजनी हैड नो इंटरेस्ट इन एस्टैब्लिशिंग एन एम्पायर इन इंडिया. वो रूल नहीं करना चाहता था, बस वो अट्रैक्ट हुआ था वेल्थ से. ही वॉज अट्रैक्टेड पर्टिकुलरली इन टेम्पल सिटीज फॉर इट्स वेल्थ. मोहम्मद ऑफ घोर. देखो, आपको मोहम्मद में कंफ्यूज नहीं होना है. मोहम्मद गजनी, मोहम्मद घोर. ओके, क्योंकि ये फर्दर भी आपको हिस्ट्री में आने वाला है. सो लेट्स रीड अबाउट मोहम्मद घोर. इन 1150 CE द घोरिड्स टुक पोजेशन ऑफ गजनाविद एम्पायर. तो जो गजनी था, ठीक है, मोहम्मद गजनी था, उसके एम्पायर पे किसने अभी पोजेशन लिया, किसने कब्जा किया है, मोहम्मद गौरी ने. मोहम्मद गौरी, also called Muhammad of Ghor, is considered to be the greatest ruler of this empire. Unlike Muhammad Ghazni, Ghori wanted to establish his own kingdom in subcontinent. घोरी को establish करना था empire. ओके, गजनी को नहीं करना था, पर घोरी को रूल करवाना था. ओके,
So he wanted to establish his kingdom, and hence he waged wars with the intention different from those of मोहम्मद गजनी. और उसने वॉर किया, ठीक है. he waged wars. He defeated the चाहमना किंग पृथ्वीराज चौहान. ठीक है, उसने चौहान यानी कि चाहमन किंग को डिफीट किया, पृथ्वीराज चौहान. आफ्टर पृथ्वीराज डेथ, गौरी बिकेम द सुप्रीम रूलर ऑफ नॉर्दर्न इंडिया. ठीक है, इन 1192. ओके, ही बिकेम द रूलर आफ्टर द डेथ ऑफ पृथ्वीराज चौहान. He established his rule in northern India. Turkish rule was established on Indian soil. ऐसे टर्किश रूल है वो इंडियन सॉइल पे एस्टैब्लिश किया गया. From Delhi he gradually extended his empire up to Bengal. तो दिल्ली से उसने शुरू किया. ओके, फ्रॉम दिल्ली he extended up to Bengal. When he left India, he left behind his slave. पर वो यहाँ नहीं रह सकता था, उसे यहाँ से जाना था, इसको सिर्फ जीत कर यहाँ से जाना था. तो उसने अपने एक स्लेव, अपने एक मिनिस्टर हम बोल सकते हैं, अपने एक स्लेव को यहाँ की ड्यूटी दी. लेटर द स्लेव्स वेंट ऑन एस्टैब्लिशिंग द दिल्ली सल्तनत. Reason for success of the Turks. Internal conflicts among various Indian kingdoms made it easier for foreign powers to attack. ठीक है, तो बहुत सारे किंगडम्स थे और वो उनके बीच में आपस में ही फाइट होती रहती थी. हमें पता है पालास थे, राष्ट्रकूटास थे, ठीक है, और इन सब के बीच में भी फाइट होती रहती थी. सो because of the internal conflict between the kingdoms, it was easier for foreign powers to attack. The tripartite struggle also paved the way for them to invade easily, since the indigenous powers had already become weak and fragmented. जो बहुत ही strong kingdom थे वो आपस में झगड़ते हुए वो भी वीक पड़ने लगे थे, और इसी वजह से फॉरेन पावर्स को यहाँ पर अटैक करना और यहाँ पर रूल एस्टैब्लिश करना बहुत इजी हो गया था. देयर वर मैनी स्मॉल किंगडम्स विच वर इन कॉन्स्टेंट स्ट्रगल विथ ईच अदर. द फैक्ट दैट द आर्मी ऑल्सो लैक्ड अ यूनिफाइड लीडरशिप वॉज अनदर ड्रॉबैक. ठीक है, आर्मी के पास एक यूनिफाइड लीडरशिप नहीं थी. ग्रेटर स्किल इन द यूज़ ऑफ हॉर्स एंड यूज़ ऑफ सुपीरियर टेक्नोलॉजी. ठीक है, और जो फॉरेन पावर्स थे, टर्क्स थे, उनके पास बहुत ही अच्छे हॉर्सेस थे और बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी थी कंपेयर टू द किंग्स ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट. सो इट वॉज ईजी फॉर देम. ओके, सो horse hose, iron stirrups and horse hose by the foreign troops were also another compelling reason behind their success. Okay, Cholas in the southern India. Chola Empire was very strongest empire between 800 CE to 1200 CE in Common Era. In southern India, the empire reached great height under the famous Chola rulers Raja Raja I and Rajendra Chola. The first very important ruler is Raja Raja I, who ruled from 1985 to 2016 CE. Raja Raja I's reign saw the expansion of Chola Empire from Kalinga to श्रीलंका. ठीक है, कलिंगा से लेकर श्रीलंका तक उन्होंने अपनी टेरिटरी को एक्सपांड किया. He defeated Pandyas, Chalukyas and Cheras. ये तीनों छोटे छोटे किंगडम्स हैं जिनको इन्होंने हराया हुआ था. He even launched naval expedition, और यही थे जो नेवल एक्सपीडिशन करके और इन्होंने मालदीव्स को भी जीता था. नेवल एक्सपीडिशन मतलब कि थ्रू वाटर, ओके, नेवी, थ्रू नेवी दे कैप्चर्ड मालदीव्स.
He was a very efficient administrator and he built the Brihadeshwara temple. ओके इन्होंने बृहदेश्वरा टेम्पल थांजावुर में बनवाया, डेडिकेटेड टू महादेव. ओके यू कैन सी द इमेज ऑफ बृहदेश्वरा टेम्पल. Now the second important is Rajendra Chola from 1016 to 1044 CE. He was the son of Raja Raja I and great ruler. वो राजा राजा वन का बेटा था और उन्होंने रूल किया. He completed his father's incomplete task. जो उसके फादर के incomplete वर्क थे वो भी उसने complete किए. Like the conquest of Sri Lanka, he is also known for crossing the Ganges and defeating the ruler of Bengal Mahipala. ठीक है, तो राजेंद्र चोला है वो भी इम्पोर्टेंट रूलर था. उन्होंने गंगा है उसके बाउंड्री को भी उसने क्रॉस करके आगे आगे उन्होंने रीजन्स जीते. उन्होंने बंगाल भी जीता. बंगाल में पालास का रूल था. सो ही ऑल्सो डिफीटेड द रूलर ऑफ बंगाल महिपाला. फॉर दिस रीजन ही इज ऑल्सो नोन एज गंगाईकोंडा और कॉन्करर ऑफ गंगा. गंगाईकोंडा और कॉन्करर ऑफ गंगा. To celebrate his victory in northern India, he founded the city of Gangaikonda Cholapuram. ठीक है, to celebrate his victory, he established city. He founded the city Gangaikonda Cholapuram. At its zenith, the Chola Empire extended from Godavari, Krishna basin in north to Sri Lanka in south. So it expanded from Krishna basin to Sri Lanka, from the Bhatkal coast in Konkan to Malabar coast, along with Maldives and Lakshadweep islands too fell under the Chola sway. Rajendra Chola was also responsible for expedition in Sri Vijay kingdom in southern East Asia as well as conquest in Kannada region. तो सारे ये अलग अलग रीजन्स है, वहाँ पर उन्होंने डिफीट किया. ओके, द गंगा हुगली दामोदर बेसिन फेल्ट अंडर चोला टेरिटरीज while the kings of the smaller kingdoms on the eastern coast of India till the Ganga river acknowledged चोरा सुजनैनिटी एज वेल. तो सब ने इनको रिकॉग्नाइज किया, एक्नॉलेज किया और काफ़ी रीजन्स है वो काफ़ी इंडियन सब कॉन्टिनेंट इन्होंने कवर किया. राजेंद्र चोला वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन्स. और राजेंद्र चोला के भी बेटे थे जिन्होंने भी आगे चोला एम्पायर में वो भी राजा बने. What are the sources of Chola Empire? Inscription, temples and bronze sculptures. The primary source of information are inscriptures, temples and bronze sculptures. The Chola inscriptions are very famous and they provide important information about the Chola dynasty. Okay? जो इंस्क्रिप्शन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और वो भी इनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देते हैं. वी गेट टू नो अबाउट द मिलिट्री अचीवमेंट ऑफ द डायनेस्टी. क्या क्या उन्होंने, कौन से वॉर उन्होंने जीते. ओके, और क्या क्या चीज़ें उन्होंने जीती. एंड ऑल्सो अबाउट द सोशियो पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ चोला डायनेस्टी. These inscriptions are found carved mainly on the temple walls like ones found in the Brihadeshwara temple. तो ये inscription है वो carved है और वो आपको temple walls पे भी मिल सकती है. Which give us some idea about the Raja Raja I's reign and land grants made by his family. Land grants भी लिखवाते थे inscription पे. Okay? Some inscription are inscribed on copper plates. These sources throw light on how the villages used to function and how trade and commerce flourished in those days. The grants given by the ruling kings were recorded on copper plates. जो भी grants होते थे, land grants, वो भी कॉपर प्लेट पे उसको इंस्क्राइब करवाया जाता था. Important events of kingdom were also inscribed on copper plates. Important events को भी लिखवाया जाता था, कार्व करवाया जाता था. The inscription always started with an
इन्वोकेशन टू गॉड्स ऑफ द रूलिंग फैमिली। तो जो भी इंस्क्रिप्शन था वो कैसे शुरू होता था? विद द इन्वोकेशन, मीन्स द रिमेम्बरेंस एंड इंस्पिरेशन ऑफ द गॉड। ओके। आर्किटेक्चरल सोर्सेज, कौन कौन से आर्किटेक्चरल सोर्सेज है? द चोलास वर क्वाइट वेल नोन फॉर बिल्डिंग सेवरल मैग्निफिसेंट टेम्पल स्ट्रक्चर्स एंड चोला ब्रॉन्ज स्कल्प्टर्स। तो काफ़ी बिल्डिंग्स, काफ़ी टेम्पल्स और काफ़ी ब्रॉन्ज स्कल्प्टर्स है जो बहुत ही ब्यूटिफुल, बहुत ही मैग्निफिसेंट है। सम ऑफ बेस्ट नोन आर्किटेक्चरल अचीवमेंट्स ऑफ दिस पीरियड आर बृहदेश्वरा महादेव टेम्पल, गंगाईकोंडा चोलापुरम। द टेम्पल्स प्रोवाइडेड जॉब्स टू पीपल, टेम्पल्स है वो क्या करते थे? दे प्रोवाइडेड जॉब्स टू पीपल। ओके। वेरियस रिचुअल्स एंड परफॉर्मेंसेस वर ऑर्गेनाइज्ड इन द टेम्पल, काफ़ी चीज़ें ऑर्गेनाइज होती थी, फेस्टिवल्स और रिचुअल्स ऑर्गेनाइज होते थे। Institutional structures like school, college and hospitals developed around the Chola temple, और टेम्पल के अराउंड ही इम्पोर्टेंट चीज़ें जैसे कि स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल भी बने हुए थे। एंड एज द टेम्पल वॉज द एपिसेंटर ऑफ द लाइफ ऑफ द कॉमन पीपल इन चोला पीरियड। ओके। तो जो टेम्पल था वो एक मेन सेंटर था। ओके। Bronze sculptures are also other specimens that provide huge information about the period. Bronze sculptures were made using the lost wax technique. Okay, lost wax technique से bronze sculptures बनते थे. Bronze statues of both devotees and deities were made during this period. तो जो देवता थे और देवता, देवी देवताओं के और भक्तजनों के सबके स्कल्प्टर्स बनते थे। अभी लॉस्ट वैक्स टेक्निक क्या होता है? ओके, लॉस्ट वैक्स टेक्निक होता है कि जब आप किसी चीज़ पे वैक्स डालो, ठीक है, और जब आपका जो स्कल्प्टर है वो कंप्लीट हो जाता है, ब्रॉन्ज का स्कल्प्टर, तब आप उसको हीट अप करो ताकि जो वैक्स है वो पिघल जाए और निकल जाए और इट गेट्स लॉस्ट। सो इसीलिए इस टेक्निक को बोलते हैं लॉस्ट वैक्स टेक्निक। एडमिनिस्ट्रेशन एंड द एग्रीकल्चरल पॉलिसीज। The empire was divided into units called मंडलम्स और provinces। पूरे एम्पायर को यूनिट्स में डिवाइड किया था चोला किंग्स ने, और एक एक पार्ट को प्रोविंस कहते थे। प्रोविंस के अंदर भी पार्ट्स थे, प्रोविंस भी बड़ा था, इसलिए प्रोविंस के अंदर के पार्ट्स को डिस्ट्रिक्ट यानी कि वल्लनाडुस कहते थे, और नाडुस था वो विलेज था। ओके, ये आपको समझना है। ओके। The male members of the royal family were put in charge of the मंडलम्स। तो मंडलम्स थे, ठीक है, जो भी यूनिट्स थे, जो भी हम बोल सकते प्रोविंसेस थे, उनके इंचार्ज कौन थे? खुद किंग थे। द नाडूस डेवलप टेरिटोरियली एज ब्राह्मण्स वर गिवन द गिफ्ट्स ऑफ लैंड एंड टेम्पल्स नोन एज ब्रह्मदेया। ओके, ब्रह्मदेया, which led to large settlement forming the various parts of southern India। तो नाडूस थे यानी कि जो विलेजेस थे वहाँ पर ब्राह्मण्स थे, और ब्राह्मण्स को लैंड है वो गिफ्ट में भी मिली थी टू डेवलप टेम्पल्स। ओके, एंड विच led to the large settlements around temples। Village assemblies और ब्रह्मदेया villages were called sabhas। ओके, तो ऐसे विलेज जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लोग आते हो दर्शन करने या बहुत ज़्यादा लोग हो, सो उस जगह पर असेंबली होती थी और उसको बोलते थे सभा। ओके, असेंबली ऑफ विलेजेस वेयर ओनली एडल्ट मेल ब्राह्मण्स वर अलाउड टू पार्टिसिपेट। ठीक है, वहाँ पर जो भी रिचुअल्स या कुछ भी होता था वहाँ पर ओनली मेल मेंबर्स वर अलाउड, मेल प्रीस्ट वर अलाउड टू, मेल
Brahmins we can say were allowed to participate. Peasant families यानी कि जो फार्मर्स कैटेगरी है उनकी फैमिली, और वेललास, ओके, फार्मर फैमिली को वेललास बोलते थे, ऑल्सो कंप्राइज द नाडूज. द वेलेला पीजेंट फैमिली वर नॉन ब्राह्मिन्स, पर जो वेलेला थे, पीसेंट थे, फार्मर थे, वो ब्राह्मिन्स नहीं थे. दैट विलेज असेंबलीज वर कॉल्ड उर, और उनकी असेंबली को क्या बोलते थे? उर. द सभास हेल्प्ड इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द किंग. ठीक है, सभा है वो किंग को एडमिनिस्ट्रेशन में मदद होती थी. दे यूज टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यूज एज वेल, और ये जो सभा थी, ठीक है, वहाँ उसमें सभा के जो लोग थे वो भी लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करते थे. पेमेंट्स वर मेड मॉनिटरीली ऑन और इन काइंड. पेमेंट है वो टैक्सेस का, ज़्यादातर रेवेन्यू का मॉनिटरी में मनी के वाइज ही होता था. Food grains were used for this purpose, or food grains were used for this purpose. The Sabha was responsible for maintaining the goods, the roads, water tank and temples. तो जो सभा थे, जो मेंबर्स थे सभा के, उन लोगों को विलेज में रोड का मेंटेनेंस, फिर वाटर टैंक और टेम्पल्स का मेंटेनेंस करना होता था. They acted as intermediaries for settling the land disputes and other problems related to water, land and irrigation. और वो एक मीडिएटर थे, वो इंटरमीडियरी थे for settling the land disputes and maintain different facilities like roads, water tanks and temples. They pushed to punish criminals, और criminals को भी ये punish करते थे. Okay, they used to give the penalty, or they used to give the punishment. They used to judge and maintain a high advanced judicial system in kingdom. Much importance was given to the construction of irrigation canals or implementing several new technologies for irrigation. क्योंकि agrarian थे सब, okay, everyone was agrarian. The Sabha was responsible for maintaining all this. Now, trade and commerce in the Chola period. Items like ivory, perfumes, precious stones, cotton goods, sandalwood, glassware, brocade and camphor were traded with the countries of Southeast Asia and China. तो परफ्यूम थी, आइवरी थी, प्रीशियस स्टोन थे, कॉटन, सैंडलवुड, ग्लास, ब्रोकेड एंड कैम्फर, ये सारी चीज़ें हम लोग एक्सपोर्ट करते थे. द मेजर पोर्ट्स ऑफ चोला वर, कौन कौन से मेजर पोर्ट्स थे जहाँ से ट्रेडिंग एग्जीक्यूट होती थी? नागापट्टिनम और कावेरीपट्टिनम. ओके, ये सी पोर्ट्स थे जहाँ से जो ट्रेडिंग है वो एग्जीक्यूट होती थी. अब चोला पीरियड बहुत ही इम्पॉर्टेंट पीरियड है, और इसके जो रूलर्स थे वो बहुत ही पावरफुल थे, पर ये किंगडम भी डिक्लाइन हुआ. What was the reason that this kingdom became weak and declined? The Cholas were weakened by onslaught of Chalukyas. जैसे ही चालुक्यास आए थे वैसे ही चोलास है वो वीक हो गए. The empire gradually declined with the disintegration, क्योंकि जो एम्पायर है वो डिसइंटीग्रेट हो गया. ओके, वो सेपरेट हो गया. न्यू डायनेस्टीज ऑफ पंड्यास, यादव्स इमर्ज्ड, और नई डायनेस्टी है वो साउदर्न पार्ट में इमर्ज हुई. कौन कौन सी? पंड्यास एंड यादव्स. ओके, सो हियर वी कंप्लीट this chapter. You have to read this chapter.